सोनपुर नाम के गांव में मदन अपनी पत्नी सुधा और बेटे अजीत के साथ रहता था। मदन का अपना गांव में एक सब्जियों का खेत था। अपने खेत में उगी सब्जियों को बाजार में बेचकर वो अपने घर का खर्चा चलाया करता था। अजीत की शादी से पहले तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई तो घर के हालात बिल्कुल बदल गए। अजीत की पत्नी अपने सास ससुर के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि अजीत भी उसके साथ साथ उसके जैसा ही हो गया था। जब उसके माँ बाप उसे कुछ कहते तो वो भी अपनी पत्नी की तरफदारी करके अपने माँ बाप को ही भला बुरा कहता। हमने अपनी पूरी जिंदगी इतनी मेहनत की, एक खेत की कमाई से ही अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब बेटा बड़ा हुआ तो उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। पता नहीं हमने अपने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए थे जो भगवान हमारे बुढ़ापे में हमें ऐसे दिन दिखा रहा है। ये तो भगवान ही जानता है जी। सोचा था पूरा जीवन संघर्ष भरा रहा है तो कम से कम बुढ़ापा तो अच्छा कटेगा, लेकिन ना तो हमारे पहले का जीवन अच्छा बीता और ना ही अब का जीवन। अरे दोनों बूढ़ा बुढ़िया आपस में बैठे हुए मेरी क्या चुगलियां कर रहे हो? मैंने आपको इतनी देर पहले कहा था ना कि जाकर सब्जी बना दो। अभी तक आप यहीं पर बैठी हुई हो। दोनों को खाली बैठे हुए जरा भी शर्म नहीं आती ना? यहाँ मेरा पति पैसे कमा कमा कर पागल हो रहा है और तुम दोनों को यहाँ पर आराम फरमाना है। ये तुम हमसे किस तरह से बात कर रही हो बहू? अगर वो तुम्हारा पति है तो हमारा भी बेटा है। हम पर भी उसका उतना ही अधिकार है जितना कि तुम पर उसका अधिकार है। अब क्या माँ बाप अपने बेटे के कमाए हुए पैसों की 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते? आप दोनों को मैं ऐसी रोटियां खाने के लिए दूंगी ना कि आप दोनों जिंदगी भर याद रखोगे। जाओ, जाकर जल्दी से खाना बनाओ। अगर आधे घंटे के अंदर सारा खाना बनकर तैयार नहीं हुआ तो आज रात आप दोनों को खाना नहीं मिलेगा। अपनी बहू की बातों की वजह से सुधा को इतने बुढ़ापे में भी रसोई में जाकर खाना बनाना पड़ता है। वो जल्दी से सभी के लिए खाना बनाकर तैयार करती है। तभी थोड़ी देर बाद उसका बेटा भी घर पर आ जाता है। अरे आ गए आप? हाँ आ गया तो क्या हुआ, लेकिन आज मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तुम जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो। हाँ हाँ, आप हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अजीत हाथ मुंह धोने के लिए जाता है, तभी अनीता अपने सास को खाना लगाने के लिए कहती है। उसकी सास जल्दी से सभी के लिए खाना लगाकर तैयार करती है। अजीत आकर टेबल पर बैठता है। उसकी मम्मी पापा भी खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठने लगते हैं, लेकिन तभी अनीता कहती है, अरे अरे अरे, आप दोनों यहाँ पर कहाँ बैठ रहे हो? इस डाइनिंग टेबल पर बैठने के हकदार सिर्फ मैं और अजीत जी है। अगर आप दोनों को खाना खाना है तो डाइनिंग टेबल पर बैठ के नहीं, वहाँ अपनी खाट पर बैठकर खाइए। लेकिन क्यों बहू, हम दोनों यहाँ पर बैठकर क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि आप दोनों की औकात हमारे साथ बैठकर खाना खाने की बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप लोग हमारे साथ बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खा सकते। अगर आप लोगों को यहाँ बैठकर खाना खाना है तो ठीक है, आप खा लीजिए, मैं ही यहाँ से उठकर चली जाती हूँ। अरे तुम यहाँ से उठकर कहाँ जा रही हो? मम्मी पापा जवाब दोनों को पता है कि अनीता को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। क्यों यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हो फिर? है आपको अनीता ने एक बार कहा ना कि अपनी खाट पर जाकर खाना खाओ, तो वहीं पर जाकर खाना खाओ, और आज के बाद डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए कभी मत बैठना। क्या? छोड़िए जी, चलते हैं। जब हमारा बेटा ही हमारा अपना नहीं है तो बहू से कैसी शिकायत करनी। वो दोनों वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। तभी अनीता उनके हाथ से सब्जी की कटोरी छीन लेती है। ये सब्जी की कटोरी कहाँ लेकर जा रही हो? पता भी है बाजार में सब्जी का दाम क्या चल रहा है? सब्जी कितनी महंगी आती है। अगर मैं तुम लोगों को सब्जी खाने के लिए दूंगी तो हम दोनों क्या खाएंगे? जाओ, रसोई में से प्याज और नमक ले लो, उसी के साथ रोटी खाना। आज से सब्जी को कभी हाथ भी मत लगाना तुम लोग। अनीता की बात सुनकर सुधा रसोई से नमक और प्याज लेकर आती है। दोनों पति पत्नी बाहर अपनी खाट पर बैठकर नमक और प्याज के साथ ही रोटी खा लेते हैं। उन दोनों की खाट बाहर आंगन में डली हुई थी। अनीता ने तो उनको घर में सोने के लिए जगह भी नहीं दी थी, इसलिए वो दोनों आंगन में खाट बिछाकर ही सोते थे। कभी कभी मन करता है कि मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊं सुधा। मुझे इस तरह से हर रोज की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। बहू तुम्हें ना जाने दिन भर क्या क्या कहती रहती है। अरे इज्जत से 2 रोटी भी खाने को नहीं देती। कोई अगर अपने घर में कुत्ता भी पालता है तो उसे भी बड़ा प्यार से रखता है, लेकिन यहाँ तो हमारी औलाद हमारे साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करती है।
अगर हम दोनों कहीं जा सकते हैं तो चले ही जाते जी, लेकिन ये बुढ़ापा ऐसा है कि कहीं नहीं जा सकते। कहीं जाएंगे तो लोग हमें ही चार बातें सुनाएंगे कि इस बुढ़ापे में अपने बहू बेटे को छोड़कर चले गए। अब जितना जीवन बचा है उसे इसी तरह काट लेते हैं। सोच लेंगे हमारे कर्म कट रहे हैं। दोनों इसी तरह बातें करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन सुधा जब घर की सफाई कर रही थी तो उसकी बहू उससे कहती है, आज घर का एक एक कोना बिल्कुल अच्छे से चमकना चाहिए। आज मेरी छोटी बहन खाने पर आ रही है तो घर पर अच्छा सा खाना भी बना लेना। खाने के अंदर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है बहू, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी, लेकिन घर में सब्जियां खत्म हो गई है, तुम सब्जियां मंगवा लेना। ठीक है। अनीता घर पर सब्जियां मंगवा लेती है। कुछ देर बाद सारे घर की साफ सफाई करके खाना बनाने की तैयारी करती है। तभी थोड़ी देर बाद अनीता की बहन भी घर पर आ जाती है तो सुधा उसे चाय पीने देती है। वाह दीदी, आप तो कमाल हो। आप तो अपनी सास को बिल्कुल अपने इशारों पर नचाती हो। देखो तो आपकी एक ऑर्डर पर ही कैसे आपकी सास नौकरानी की तरह काम कर रही है। अरे मेरी सास तो ये बस नाम नाम की है, वरना सच बताऊं तो ये घर की नौकरानी ही है। चलो अच्छा है, जब तक ये जिंदा है तब तक मुझे घर का कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा, वरना अगर ये मर गई तो मुझे घर में काम वाली रखनी पड़ेगी और उसे पगार भी देनी पड़ेगी। इसे तो नमक के साथ 2 रोटी खाने के लिए दे देती हूँ, वही इसके लिए बहुत है। इतने बुढ़ापे में ज्यादा खाकर वैसे भी क्या ही करेंगे ये लोग। सुधा जब अपनी बहू की ऐसी बातें सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। थोड़ी देर बाद अनीता सुधा के पास किचन में आती है। इतनी देर से वहाँ मेरी बहन भूखी बैठी है। मैंने पहले ही बोला था कि आज समय से खाना बनाकर तैयार कर लेना, लेकिन लगता है कि आपको एक बारे में मेरी बात समझ नहीं आती। आज रात को जब मैं आपको खाना खाने के लिए नहीं दूंगी ना, तब आपको समझ आएगा कि मेरी बात न मानने का नतीजा क्या होता है। ये तू क्या कह रही है बहू? मैंने तो खाना बनाकर तैयार कर दिया है, मैं बस खाना बाहर लेकर आने ही वाली थी। अब आप खाना बाहर लेकर आओ या ना आओ, लेकिन अगर मैंने एक बार बोल दिया कि आपको आज रात को खाना नहीं मिलेगा तो मतलब नहीं मिलेगा। और हाँ, इन सारे बर्तनों को जल्दी से अच्छी तरह धो दो, वरना इन बर्तनों को आपसे 4 बार धुलवाऊंगी। ये सब बोलकर सारा खाना लेकर अनीता वहाँ से चली जाती है। सुधा जल्दी से सारे बर्तनों को धोने लगती है। तभी वहाँ पर रखी सब्जियों में से एक लाल रंग का बैंगन सुधा की हालत को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। दादी माँ, आपकी ये ऐसी हालत देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आपकी बहू तो बहुत ही बुरी है। जिस उम्र में उसे आपकी सेवा करनी चाहिए वो आपसे इस तरीके का व्यवहार कर रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आपकी बहू को सजा दूं। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पर तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। अरे इधर देखिए दादी माँ, मैं हूँ जादुई लाल बैंगन। मैं आपकी सब्जी के साथ आ गया था। ये सब बात सुनकर सुधा जैसे ही सब्जियों की तरफ देखती है तो उसे सब्जियों में एक लाल रंग का बैंगन दिखाई देता है, जिसके छोटे छोटे हाथ पैर और 2 प्यारी प्यारी आंखें भी थी। इस तरह का लाल जादुई बैंगन देखकर सुधा उसे देखती ही रह जाती है। अरे, तुम भला कैसे बैंगन हो? एक तो तुम्हारा रंग लाल है, ऊपर से तुम्हारे हाथ पैर भी है। मैं बाकी सभी बैंगनों से अलग हूँ, इसीलिए तो मैं जादुई लाल बैंगन हूँ। मैं परी लोक का रहने वाला हूँ, लेकिन जब भी कोई मुसीबत में होता है तो रानी परी मुझे उनके पास भेज देती है। जैसे आज मैं आपकी मदद करने के लिए आ गया हूँ। आज से आप मुझे बैंगन बेटा कहकर बुला सकती हो। वैसे सबसे पहले तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपकी बहू को अच्छी तरह सबक सिखाऊं, ताकि वो आज के बाद आपके साथ ऐसा व्यवहार ना करे। नहीं बैंगन बेटा, मैं अब उसे कोई सबक नहीं सिखाना चाहती। अगर तुम उसे अपने जादू से सबक सिखा दोगे तो वो सिर्फ तुमसे डर कर मेरे और मेरे पति के साथ अच्छा व्यवहार करेगी, लेकिन उनके मन में तो हमारे लिए जहर ही घुला रहेगा। मेरे पति हर रोज मुझसे कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊं। सच बताऊं तो मैं भी यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मेरे बहू बेटे मेरे साथ साथ मेरे पति के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आप दोनों को यहाँ से लेकर चलता हूँ। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा घर बनाऊंगा जहाँ आप मेरे साथ रहना। मैं वहाँ पर आपका पोता बनकर रहूंगा और मुझे मेरे दादा दादी भी मिल जाएंगे।
इतना कहकर जादुई लाल बैंगन अपने जादू से उन दोनों को वहां से एक बहुत ही खूबसूरत नदी के पास ले जाता है, जहां पर वो उनके लिए एक बहुत सुंदर सा घर बनाता है। जिसके बाद जादुई लाल बैंगन उनके साथ उसी घर में रहने लगता है। वो उन दोनों को बिल्कुल अपने दादा दादी की तरह प्यार करता है और हमेशा उनका बहुत ख्याल रखता है। सोनपुर नाम के एक गांव में हरिया अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। गांव में उसका अपना गन्ने का एक खेत था। वो अपने खेत में उगे गन्नों को बाजार में बेचकर अपनी जीविका चलाया करता था। आ गए जी गन्ने बेचकर। अरे ये क्या, आज भी इतने सारे गन्ने बच गए। हाँ कमला, पता नहीं कुछ समय से गन्नों का ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। पहले तो गन्ने के रस वाला मुझसे सारे गन्ने खरीद लेता था, लेकिन अब वो भी अपना काम बंद करके शहर चला गया। सुबह से ये बस 150 रुपए की कमाई हुई है। बस इतने से पैसे? इन पैसों में तो ठीक से घर का राशन भी नहीं आएगा जी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को हमें 2 वक्त की रोटी भी उधार पर खानी पड़ेगी। घर में आटा खत्म होने को है। किशन भैया के पास जाकर थोड़ा आटा ले आइए। हरिया रोटी बनाने के लिए आटा लेकर आता है। पैसों की कमी की वजह से उनके पास खाने को सब्जी नहीं होती, तो वो दोनों अचार के साथ ही रोटी खा लेते हैं। अगले दिन हरिया फिर से बाजार में गन्ने बेचने जाता है। गन्ने ले लो गन्ने, ताजा ताजा मीठे मीठे गन्ने। एक बार जो इन्हें खाए इनका स्वाद का दीवाना हो जाए। आओ और ले जाओ हरिया के खेत के ताजा शुद्ध मीठे गन्ने। हरिया की आवाज सुनकर कुछ लोग उसके पास आकर गन्ने खरीदते हैं। तभी सूट बूट पहना एक रौबदार आदमी हरिया के गन्ने के ठेले के सामने आकर रुक जाता है। अरे भैया, मुझे जरा एक गन्ना तो चखाना। अभी देता हूं साहब। हरिया उस आदमी को धोकर एक गन्ना देता है। वो आदमी जैसे ही उस गन्ने को खाता है तो उसे वो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। वाह क्या गन्ना है, बहुत समय से इसी गन्ने की तलाश में था मैं। क्या मिठास है इस गन्ने की। इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है कि ये कितना शुद्ध और ताजा है। हाँ साहब, यह गन्ना बिल्कुल शुद्ध और ताजा है। मैं इन्हें खुद अपने खेत में उगाता हूँ। बताइए आपको कितने गन्ने लेने हैं? नहीं नहीं, मुझे तुमसे गन्ने नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम इन गन्नों से मुझे शुद्ध गुड़ बना कर दो। मेरा अपना एक ऑर्गेनिक फूड स्टोर है। मैं वहां पर खाने का ऑर्गेनिक सामान बेचता हूं। मुझे तुम्हारे गन्ने का स्वाद अच्छा लगा, इसीलिए मैं तुम्हें 50 किलो गुड़ बनाने का ऑर्डर देना चाहता हूं। अगर तुम्हारे गुड़ की बिक्री अच्छी हुई तो फिर मैं अगली बार और बड़ा ऑर्डर दूंगा। माफ कीजिएगा मालिक, लेकिन हमने कभी गुड़ नहीं बनाया। हमें इसका बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। कोई बात नहीं, तुम अपनी पत्नी से बात करना, हो सकता है उसे गुड़ बनाना आता हो। तुम ये मेरा कार्ड रखो, जो भी हो कल तक बता देना, फिर मैं तुम्हें एडवांस पैसे पहुंचा दूंगा। ठीक है साहब। वो आदमी हरिया को अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। शाम को जब हरिया अपने घर जाता है तो अपनी पत्नी कमला को सारी बात बताता है। अरे आप उन्हें हाँ बोल दीजिए। मेरी शादी से पहले एक बार मेरी माँ ने मुझे गन्ने के रस से गुड़ बनाना सिखाया था। मेरी माँ बहुत ही अच्छा गुड़ बनाती थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से सारा गुड़ बनाकर तैयार कर लूंगी। अरे वाह कमला, तुमने तो मेरी सारी परेशानी ही हल कर दी। मैं खेत जाकर गन्नों की कटाई कर देता हूँ और साहब को भी खबर कर देता हूँ। फिर कल से तुम गुड़ बनाने का काम शुरू कर देना। ठीक है जी। हरिया खेत में जाकर अपने गन्नों की कटाई कर रहा होता है। तभी वहां से उसका पड़ोसी गगन गुजर रहा था। वो हरिया को इतने सारे गन्नों की कटाई करते हुए देखकर कहता है, क्या बात है हरिया भैया, इतने सारे गन्नों की कटाई कर रहे हो। कोई बड़ा ग्राहक मिल गया है क्या? हाँ भैया, बस कुछ ऐसा ही समझ लो। हरिया सीधे स्वभाव से उसे सारी बात बता देता है, लेकिन गगन उसकी तरक्की से अंदर ही अंदर जल भुन जाता है। वो मन ही मन सोचता है, गन्ने का खेत तो मेरा भी है। मैं भी इतने सालों से गन्ने बेच रहा हूं। मुझे तो आज तक कभी भी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं मिला। मुझे तो लगता है यही मेरे ग्राहक चुराता है। इसी वजह से मेरा काम ठप पड़ गया है। अरे मन मन में क्या सोचने लगे गगन भैया?
कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छी बात है भैया, जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तुम्हें, ऐसी ही तरक्की करते रहो। गगन चिढ़कर वहां से चला जाता है और अपने घर जाकर हरिया का काम खराब करने के लिए अपने दिमाग में कोई खुराफात सोचने लगता है। देर रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो गगन चुपके से हाथ में एक बॉटल और माचिस लेकर हरिया के गोदाम की तरफ जाता है। अभी बस थोड़ी देर में इसकी ये गन्ने की फसल जलकर राख हो जाएगी, फिर देखता हूँ कैसे करता है ये तरक्की। गगन हरिया के गोदाम में मिट्टी का तेल छिड़क कर गन्नों में आग लगा देता है। थोड़ी ही देर में सभी गन्ने पूरी तरह आग पकड़ लेते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। अब मजा आएगा। गगन वहां से चुपके से भाग जाता है। हरिया जब सुबह अपने गोदाम में जाता है तो अपने गोदाम का ऐसा हाल देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे गन्ने जलकर बर्बाद हो गए। ये कैसे हुआ? मेरे गोदाम में अचानक आग कैसे लग गई? हरिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर गगन जानबूझकर वहां आता है और ऐसे बनकर दिखाता है जैसे वो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया हरिया भैया? बाप रे बाप, तुम्हारी तो पूरी की पूरी गन्ने की फसल जलकर बर्बाद हो गई। अपनी फसल का ये हाल देखकर हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए अपने घर जाकर कमला को सारी बात बताता है। कमला भी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं सेठ जी को क्या कहूंगा? पहली बार हमें कोई अच्छा काम मिला था, उसमें भी न जाने हमें किसकी नजर लग गई। जो हुआ बहुत गलत हुआ है जी, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। खेत में एक दो गन्ने के अलावा गन्ने की सारी फसल खत्म हो चुकी है। आप जाकर खेत में बुआई कर लीजिए। जो हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते ना। हरिया दुखी मन से खेत में गन्नों की बुआई करने जाता है। तभी वहां पर अपने खेत को देखकर उसकी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं। न जाने मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इतने महीने अब घर का खर्च कैसे चलाऊंगा मैं? बाजार में बेचने को भी मेरे पास अब गन्ने नहीं बचे हैं। समझ में नहीं आ रहा सेठ जी को क्या जवाब दूंगा। ऐसे तो वो मुझे आगे कोई काम ही नहीं देंगे। हरिया, इस तरह परेशान मत हो। मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। अरे ये आवाज कहां से आई? मैं बोल रहा हूं, इधर देखो। हरिया इधर उधर देखता है तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता। अरे यहां तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कहां से आई? ध्यान से देखो, मैं इधर हूं। जादुई गन्ना। जादुई गन्ना? इतना कहकर हरिया जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने सामने दो हाथ पैरों वाला और दो आंखों वाला एक गन्ना दिखाई देता है। उसे देखकर हरिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो अपनी आंखें मसल कर फिर से ध्यान से उसकी ओर देखता है। ऐसे आंख मसल मसल कर क्या देख रहे हो? मैं जादुई गन्ना हूं। मैंने तुम्हारी परेशानी सुनी, इसीलिए तुम्हारी मदद करने के लिए चला आया। हे भगवान, तुम किस तरह के गन्ने हो जो मुझसे बात कर रहे हो? आज से पहले तो मैंने कभी भी तुम्हारे जैसा गन्ना नहीं देखा। देखोगे भी तो कैसे, क्योंकि मैं दुनिया में सिर्फ एक ही पीस हूं। अभी तो तुमने मेरा जादू देखा ही कहाँ है। मैं अभी तुम्हें अपनी जादू की एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ। जादुई गन्ना अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को खेत की ओर घुमाता है तो देखते ही देखते हरिया का पूरा खेत गन्ने की फसल से लहलहा उठता है। ये कैसे किया तुमने? मेरा खेत फिर से हरा भरा हो गया। मतलब मेरी कमला अब आराम से इन गन्नों से गुड़ बना सकेगी। अब मुझे सेठ जी का दिया हुआ ऑर्डर भी कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अब तुम्हें अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी को इन गन्नों से गुड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब? अगर कमला इन गन्नों से गुड़ नहीं बनाएगी तो फिर मैं सेठ जी को गुड़ कैसे दूंगा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। गुड़ बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा, तो फिर मैं मशीन वाले के पास जाकर गन्ने का रस निकलवा कर लेकर आता हूं। अरे हरिया, तुम भी ना बहुत भोले हो। जादू से कुछ भी कर सकता हूं। अब बस देखते जाओ मेरा कमाल। जादुई गन्ना अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। तभी वहां पर गन्ने का रस निकलने की एक बहुत बड़ी मशीन आ जाती है
और साथ ही वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ भी आ जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। कमाल तो तुम मेरा अब देखोगे। जादुई गन्ना अब अपने हाथों से खेत में उगे गन्नों को इशारा करता है तो गन्ने खुद ब खुद खेत से निकलकर मशीन के अंदर चले जाते हैं। मशीन खुद ब खुद घूमती हुई गन्नों का जूस निकालने लगती है और सारा जूस वहां पर रखी कढ़ाइयों में इकट्ठा हो जाता है। अब देखना मैं कैसे इस गन्ने के रस से ताजा गुड़ तैयार करता हूँ। जादुई गन्ना अपने हाथों से कढ़ाई की तरफ इशारा करता है तो कढ़ाई के नीचे चूल्हा जलने लगता है। अपने आप कढ़ाई के अंदर बड़ी बड़ी कड़छियां घूमने लगती है। देखते ही देखते कढ़ाइयों के अंदर गन्ने का रस पककर तैयार हो जाता है। जादुई गन्ना अपने जादू से गुड़ के उस मिश्रण को साँचों में भर देता है और हरिया की नजरों के सामने वहां कुछ ही देर में ताजा गुड़ बनकर तैयार हो जाता है। जादुई गन्ना अपने जादू से तुरंत ही उस सारे गुड़ को डब्बों में पैक कर देता है। हो गया तुम्हारा 50 किलो गुड़ बनकर तैयार। अब जल्दी से सेठ जी को फोन करो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई गन्ने। पता नहीं अगर तुम नहीं होते तो मैं क्या करता। मैं आखिर किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं। हरिया जल्दी से सेठ जी को फोन करता है। कुछ ही देर में सेठ जी अपने एक आदमी को गाड़ी लेकर हरिया के पास भेज देते हैं। वो सारा गुड़ गाड़ी में भरकर हरिया को उसके पूरे पैसे दे देता है। पैसे पाकर हरिया बहुत खुश होता है और जादुई गन्ने का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। उस दिन के बाद जादुई गन्ना हमेशा उसके साथ रहता है और अगर कभी भी कोई हरिया की तरफ आंख उठाकर देखे या उसके खेत को बर्बाद करने का इरादा रखे तो जादुई गन्ना खूब अच्छे से उसकी पिटाई करता है। ये कहानी जादू बहुत ही गुस्से वाले थे किया करते थे। वो हमेशा चाहते थे कि सारी सब्जियां उनकी गुलामी करे। अक्सर वो ऐसा करते हैं जब कोई सब्जी उनकी बात नहीं मानती थी तो वो अपने जादू से उन्हें कुछ भी बना देते और फिर उनसे मेहनत मजदूरी करवाते। एक बार सभी सब्जियां एकजुट हो गईं और जादुई बैगन दादा को उन्होंने अपने नगर से निष्कासित कर दिया। सब लोगों को एक तरफ खड़ा देखकर जादुई बैगन कुछ नहीं कर पाया और उसने वो नगर छोड़ दिया और एक छोटी सी गांव हीरापुर में आ गया। क्या हुआ? अगर मैं वहां पर अपने जादू से कुछ नहीं कर पाया, अब मैं इंसानों का इस्तेमाल करूंगा। मैं इस गांव का राजा बन जाऊंगा और सब लोग मेरे यहाँ पर मेहनत मजदूरी किया करेंगे। एक रात उस गांव के सभी लोग सो रहे थे कि तभी रात को बिजलियां कड़कड़ाने की आवाज सुनाई दी। सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बहुत बड़ा बैंगन खड़ा हुआ है। सुनो गांव वालों, आज से ये गांव मेरे कब्जे में है और अब तुम लोगों को वैसे ही काम करना होगा। कौन हो तुम और कहां से आए हो? तुम तो बैंगन हो। भला एक बैंगन, एक सब्जी हमारे ऊपर कब्जा कैसे कर सकती है? अरे भैया, लगता है ये किसी का भेजा हुआ जादू टोने का बैंगन है। मेरी बात मानो, पत्थर उठाओ और मारो इसे। सभी गांव वाले इधर उधर पड़ा हुआ सामान उठाकर बैंगन पर मारने ही वाले थे कि तभी बैंगन उन सब के ऊपर जाल फेंक देता है। खबरदार, जो ये गलती करने की तुमने कोशिश करी, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जादुई बैंगन हूँ। मैं सब्जी की नगरी का जादुई बैंगन दादा हूँ और आज से सारे गांव वाले मुझे बैंगन दादा ही बुलाएंगे। सबको मेरी बात माननी होगी और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे मार डालूंगा। अरे इस जाल से हम लोगों को परेशानी हो रही है। अरे इसे हटाओ। ये जाल तभी हटेगा जब सारे गांव वाले अपने घुटनों के बल बैठकर मुझे दादा कहकर पुकारेंगे और मेरा सब कहा मानेंगे। मरते क्या न करते, गांव वाले समझ गए थे कि ये बहुत ही ताकतवर जादुई बैंगन है। इसीलिए सभी लोग घुटनों के बल बैठ गए और अपनी जान की दुहाई देने लगे। तब बैंगन ने उन सब के ऊपर से जाल को हटा दिया और अगले दिन सुबह उन सबको इकट्ठा होने के लिए कहा। अगले दिन सुबह सारे गांव वाले मिलकर मेरे लिए एक अच्छा सा घर बनाओ। पर तुम तो जादुई बैंगन हो ना, तुम तो अपने जादू से अपने लिए घर बना सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं मुझे पता है। फिर मैं तुम लोगों के ऊपर अपना हुक्म कैसे चलाऊंगा? अगर मुझे ही जादू दिखाना है, बस मैं जादू उसी समय दिखाऊंगा जब तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे।
तभी एक नौजवान शंकर खड़ा होता है। मेरा नाम शंकर है और मैं तुम्हारी गुलामी करने से मना करता हूँ। ये सुनकर जादुई बैंगन दादा को गुस्सा आ जाता है। एक बार और सोच लो लड़के, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। और तभी जादुई बैंगन शंकर को तोता बना देता है। ये देखकर शंकर की माँ रोने लगती है और जादुई बैंगन से बोलती है, अरे इसे माफ कर दो दादा, अब इसे माफ कर दो, नौजवान खून है, वो गलती से कह दिया। बस जिस तरह ये औरत मेरे सामने गिड़गिड़ा रही है, तुम लोग भी इसी तरह गिड़गिड़ाने आओगे। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस तोते को वापस लड़का बना रहा हूं, लेकिन अब ये लड़का हर समय मेरी गुलामी करेगा, मुझे पानी पिलाएगा, मेरा ध्यान रखेगा। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ जरूर, जैसा तुम कहोगे दादा, हमें मंजूर है। बस मेरे बेटे को वापस मेरा बेटा बना दो। जादुई बैंगन तोते को फिर से शंकर बना देता है। शंकर भी डर जाता है और बैंगन की गुलामी करने के लिए हाँ कह देता है। और तभी से सारे गांव वाले मिलकर बैंगन के साइज का एक बड़ा सा घर बना देते हैं। घर का मैं क्या करूंगा, इसमें अच्छा अच्छा सामान भी बनाकर डालो। एक मेरे लिए सोने का बिस्तर होना चाहिए और मेरी सुख सुविधाओं का ध्यान भी तुम ही लोगों को रखना है। जैसी आपकी आज्ञा दादा, हम वैसा ही करेंगे। अब जादुई बैंगन बड़ा खुश था। गांव वालों पर उसने कब्जा कर लिया था। उसकी गुलामी करते करते गांव वालों की हालत खस्ता हो गई थी। खेतों में जाना नहीं हो पा रहा था, जिस कारण खेत भी सूख गए थे। घर में अनाज खत्म होने लगा था। एक दिन फिर से सब लोग इकट्ठा होते हैं और बैंगन दादा के पास जाते हैं। बैंगन दादा, अब तो आपको हमसे शिकायत नहीं होगी। जब से आप आए हैं हम लोग आपके गुलामी कर रहे हैं, जिस कारण हम अपने काम भी नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे खेत सूख चुके हैं, घर में अनाज खत्म हो चुका है। हमें अपनी गुलामी से आजाद कर दो। अगर हम लोग मर गए तो फिर तुम्हारी गुलामी कौन करेगा? अच्छा, तो ऐसी बात है। तो चलो ठीक है, तुम लोग कुछ काम भी नहीं करोगे। मैं तुम्हारे घर में थोड़ा थोड़ा रोज का राशन दूंगा और तुम्हें उसी को खाकर गुजारा करना होगा। बस इतना राशन कि तुम लोग जिंदा रहो और मेरी गुलामी करो। गांव वालों के पास कोई और चारा नहीं था। अब सुबह सुबह बैंगन उनके घर में थोड़ा थोड़ा राशन डाल देता, जिसे वो सब लोग खाते हैं, लेकिन आधा पेट भर। एक दिन गांव के लोग बीमार होने लगे और वो लोग तब शंकर की माँ के पास जाते हैं, क्योंकि शंकर की माँ को जड़ी बूटियों का बड़ा ज्ञान था। वो जड़ी बूटियां देकर गांव वालों को ठीक कर देती। देखो गांव वालों, इन जड़ी बूटियों का असर भी तभी होगा जब तुम लोग पेट भर के खाना खाओगे, वरना तो ये थोड़ा बहुत दर्द कम कर सकती है, पर तुम्हारी भूख का कुछ नहीं कर सकती। सही तो कह रही है शंकर की माँ, जादुई बैंगन दादा ने तो सर में दर्द कर दिया हमारे। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो 1 साल से भी ऊपर हो गया है। सब गांव वाले अपनी हालत अच्छी तरह जानते थे और उधर शंकर को जिस दिन से जादुई बैंगन ने उसे अपने पास रखा था, वो उसकी गुलामी ही किए जा रहा था। कभी उसके नहाने का पानी भरता, कभी उसके पीने का पानी भरता, कभी उसके हाथ पैर दबाता। तब कहीं जाकर रात को उसे एक रोटी नसीब होती थी। 1 साल से ज्यादा हो गया मुझे तुम्हारी गुलामी करते करते। मैंने अपनी माँ को भी नहीं देखा है। एक बारी मुझे मेरी माँ से मिलने दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस गांव में तुम पहले आदमी थे जिसने बगावत का सुर उठाया, और मैं नहीं चाहता कि तुम अब गांव वालों से मिलो, क्योंकि तुम फिर से ऐसा कुछ कर सकते हो। शंकर अपना मन मारकर रह जाता है। शंकर का बहुत बार दिल किया कि वो जादुई बैंगन को मार डाले, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। फिर ऐसा हुआ कि गांव में भूखमरी से बीमारी फैल गई। जो लोग बैंगन के आसपास काम करते थे, उनसे बैंगन को बीमारी हो गई। ये मुझे क्या हो रहा है? तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और ये क्या, मेरा जादू भी मुझ पर काम नहीं कर रहा है। अच्छा है तेरा जादू काम नहीं कर रहा है, तू जल्दी से खत्म होगा तो मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। गांव वाले भी आजाद हो जाएंगे। बैंगन की हालत बहुत खराब हो गई। वो खांसते खांसते नीचे गिर गया। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। शंकर ने पहले उसे ऐसे तड़पते हुए देखा, लेकिन फिर उसके अंदर की इंसानियत जाग गई और वो जादुई बैंगन दादा से बोला, देखो तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई है और तुम्हारा जादू भी तुम पर काम नहीं कर रहा है। मेरी माँ बहुत अच्छी जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती है। तुम कहो तो मैं तुम्हें माँ के पास लेकर चलता हूँ, पर तुम ऐसा क्यों चाहते हो? तुम्हें तो चाहना चाहिए कि मैं मर जाऊं। नहीं, मेरी माँ ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए हैं।
हाँ, माना कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसी किसी तरह से तड़प तड़प कर कोई मर जाए, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। आखिर में बैंगन राजी हो जाता है। शंकर बैंगन को अपनी माँ के पास ले जाता है। उसकी माँ जड़ी बूटियों से बैंगन का इलाज करती है और वो ठीक हो जाता है। तुमने तो कमाल कर दिया। यहाँ मेरा जादू भी काम नहीं कर रहा था, वहां पर तुमने इन जड़ी बूटियों से मुझे ठीक कर दिया। तुम लोग कितने अच्छे हो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव करा, तुम्हें गुलाम बनाकर रखा, खाने को भी नहीं दिया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। जादुई बैगन दादा, तुम अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ, तुमने हमें गुलाम बनाया, तुमने हमारे साथ बुरे से बुरा किया, लेकिन क्या कभी तुम उस खुशी को हासिल कर पाए? अब जरा मेरी बात मानकर कभी किसी का भला करके भी देखो। उसके चेहरे पर आई खुशी अगर तुम्हें खुश न कर दे तो मुझे आकर कह देना। बैंगन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। वो ठीक होने के बाद शंकर को वहीं छोड़कर अपने ठिकाने पर चला जाता है। वो उदास रहने लगा था। तभी एक दिन वो देखता है कुछ बच्चे नदी के किनारे पेड़ के पास झूला झूल रहे हैं और तभी उनमें से एक बच्चा नदी में गिर जाता है। बचाओ बचाओ कर कर के वो अपनी मदद के लिए सबको पुकार रहा था, लेकिन आसपास उन बच्चों के सिवा और कोई नहीं था और वो बच्चे भी बेहद घबराए हुए थे। तब जादुई बैंगन अपने जादू से उस बच्चे को नदी से निकाल देता है। सब बच्चे बहुत खुश होकर ताली बजाने लगते हैं। तभी वहां पर गांव के कुछ लोग भी आते हैं और बैंगन को जान बचाते हुए देख लेते हैं। अरे जादुई बैंगन दादा, तुमने उस बच्चे की जान बचाई। तुम तो बहुत अच्छे हो, हमें बहुत खुशी हुई। सच में तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा तो बहुत धन्यवाद करना चाहिए। लोगों से अपने बारे में अच्छी बातें सुनकर बैंगन खुश हो जाता है। उसे समझ आ गया कि किसी को गुलाम बनाकर खुशी हासिल नहीं की जा सकती। खुशी तब होती है जब किसी की मदद करते हैं। तब वो शंकर की माँ के पास आता है। तुमने बिल्कुल सच कहा था। लोगों की मदद करने में जो खुशी है वो लोगों को गुलाम बनाने में नहीं। मैंने इस गांव का जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई मैं ही करूंगा। और उसके बाद सब लोग इकट्ठा होते हैं और जादुई बैंगन अपने किए पर शर्मिंदा होता है, उनसे माफी मांगता है और फिर वो सब किसानों के खेतों में लहराती हुई फसल तैयार कर देता है। सबके घर ठीक कर देता है, राशन से सबके घर भर देता है। अब सब गांव वाले जादुई बैंगन दादा को दिल से प्यार करते हैं और उन्हें सलाम करते हैं। ये सब देखकर जादुई बैंगन दादा बहुत खुश होते हैं और हमेशा के लिए उस गांव में ही रह जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सब्जी की एक नगरी हुआ करती थी, जहां पर तरह तरह की सब्जी होती थी, जिसमें आलू, भिंडी, तोरी, शिमला मिर्च और भी अनेकों तरह की सब्जियां सब लोग मिलजुल कर रहते थे। एक दिन की बात है, वो सब्जी की नगरी में एक दिन हरी मिर्च आ जाती है। तुम कौन सी सब्जी हो? तुम्हें तो आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। मैं हरी मिर्च हूँ, चटपटी और तीखी। स्वाद मेरा ऐसा जो एक बार खाए बार बार खाए। तुम तो अपनी बड़ी बड़ाई उतार रही हो। कहीं ऐसा न हो तुम्हारी सच्चाई सामने आए और टाए टाए फेस हो जाए। ओहो, तुम तो तोरी हो ना, जिसे कोई पसंद नहीं करता। क्या नाम बताया तुमने अपना? हरी मिर्च? अरे तुम तो बड़ी ही नकचड़ी हो। चलो चलो दोस्तों, इसे अकेला ही रहने दो। सही कह रही हो तोरी बहन, चलो चलते हैं यहाँ से। ये तो वाकई में बहुत घमंडी है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तब हरी मिर्च, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, चिढ़ गए मुझसे मेरी सुंदरता से, मेरे तीखेपन से। तभी वहां पीछे से लुढ़कती हुई शिमला मिर्च आती है और सीधा हरी मिर्च से टकरा जाती है। अंधी हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा? मैं खड़ी हुई थी। अगर मुझे चोट लग जाती, मैं टूट फूट जाती तो? अब माफ करना, मैं अपना बैलेंस नहीं बना पाई और ऊपर से लुढ़क गई। तो तुम इतनी मोटी क्यों हो? तुम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके अपने आप को पतला क्यों नहीं कर लेती? नहीं, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसी ही अच्छी हूँ और मुझे सब ऐसे ही पसंद करते हैं। हाँ, मुझे देखो, मैं कितनी स्लिम ट्रिम हूँ और मैं बहुत तीखी भी हूँ। तुम्हें भी खुद को ऐसा बनाना चाहिए। खुद को देखा है कभी? कितनी बेडौल हो। ये सुनकर शिमला मिर्च को अच्छा नहीं लगता। वो उसे घूर कर देखती है और वहां से चली जाती है। देख तो ऐसे रही थी जैसे मुझे जलाकर भस्म कर देगी।
अरे देखा नहीं कितनी मोटी थी, कैसे लुढ़क कर आई। हरी मिर्च इधर उधर घूमने लगती है। तभी एक काला बैंगन उधर आलू को ढूंढते हुए आता है। अरे 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 अरे, तुम कौन हो? तुम तो बहुत ही काले हो, थोड़ा दूर से चलो। तुम कौन हो? पहले तो तुम कभी दिखाई नहीं दी। मेरा नाम हरी मिर्च है और मैं चटपटी और तीखी हूँ। मेरा स्वाद ऐसा है जो एक बार खाए वो बार बार खाए और कभी भूल ना पाए। ये सुनकर बैगन पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तुम तो अपने मियाँ मिट्ठू बना रही हो। क्या कहा तुमने? क्या मतलब होता है इस बात का? इस बात का मतलब ये होता है कि तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं है। तुम्हारा स्वाद कैसा है तुम तो खुद ही खुद बता रही हो। चलो सामने से हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं और तुम मर जाओ। ये सब सब्जियां कितनी बेडौल और मोटी हैं। कोई भी अपनी फिटनेस का ख्याल ही नहीं रखती। तुम लोगों से मिलने आने का मेरा फैसला बिल्कुल गलत था। तुम्हारे साथ रह रहकर मैं भी तुम जैसी ही हो जाऊंगी। तो मत रहो हमारे साथ, तुम चली जाओ जहां से भी आई हो। तभी दूर से भिंडी लहराते हुए आ रही थी। भिंडी हरी मिर्च को देखती है और हरी मिर्च भिंडी को देखती है। ये कौन है? स्लिम ट्रिम, बिल्कुल मेरे जैसी। अरे ये कौन है? लग तो बिल्कुल मेरे जैसी रही है, लेकिन इसका रंग तो बड़ा ही चटक हरा है। भिंडी बिल्कुल उसके पास पहुंच जाती है। तभी बैंगन दोनों को मिलवाता है। भिंडी रानी, इनसे मिलो। ये है तीखी चटपटी हरी मिर्च, अपनी खुद तारीफ करने वाली और नंबर 1 की घमंडी। अच्छा ऐसी बात है, पर इसको घमंड किस चीज का है? क्यों ना घमंड करूं? देखो तो तुम्हारे दोस्त ने मेरा परिचय करवा दिया, लेकिन तुम्हारा परिचय नहीं करवाया। इसका मतलब तुम तो कुछ हो ही नहीं। मैं भिंडी हूँ और मुझे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। तुम तो सचमुच घमंडी हो, बेहुदा, और तुम्हें बात करने की तमीज भी नहीं है। देखा, मैंने तो कहा था ना कि ये बहुत ही बदतमीज है। ओहो, हम तो बिल्कुल एक जैसे ही निकले। मैंने तो दूर से देखकर सोचा था तुम स्लिम ट्रिम हो, मेरे जैसी दिखती हो, तो तुम में कुछ खूबियां मेरे जैसी भी होंगी। तुम में ऐसी कौन सी खूबी है और मैं क्यों तुम्हारे जैसी दिखने लगी? मैं बिल्कुल अलग हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम देख रही हो, मैं तुम्हारी तरह चटक हरी नहीं हूँ। तभी वहां पर आलू और शिमला मिर्च भी आ जाते हैं और अभी तक हरी मिर्च को वहीं खड़ा देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, पता नहीं मैं यहाँ पर अभी तक क्यों हूँ। तुम जैसे लोगों के साथ तो मेरी बात हो ही नहीं सकती। मुझे तो यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ हाँ, तो चली जाओ। खड़ी क्यों हो यहाँ पर? खड़े होकर अपनी सुंदरता का बखान क्यों कर रही हो? अब भिंडी, क्या इसने तुम्हें भी कुछ कहा? तुम तो इसी की तरह पतली हो। मैं इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं स्वाद में मीठी हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। तुमसे ज्यादा सब लोग मुझे पसंद करते हैं। हरी सब्जी में मेरा इस्तेमाल होता है, तुम क्या जानो? ये सुनकर भिंडी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हरी मिर्च को धक्का दे देती है। इस बात पर दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि बाकी सब्जियों को उन दोनों को अलग करवाना पड़ता है। दोनों गुस्से में अपने अपने घर चली जाती हैं। आखिर वो अपने आप को समझती क्या है? सब लोगों के सामने कितना बुरा बुरा बोल रही थी मुझे। अरे तुम किसी से लड़कर आई हो क्या? कितनी बार कहा है बेटा, लड़ना गलत बात है। लोगों से मिलजुल कर रहा करो। तुम भी ना माँ, मुझे सुनाने के लिए बैठ गई हो। तुम्हें क्या पता बाहर क्या हुआ है? तुम्हें पता है एक हरी मिर्च आई है, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। कहती है कि मैं चटपटी हूँ, तीखी हूँ, मेरे स्वाद का तो क्या कहना। हो सकता है वो अपने बारे में सही कह रही हो, लेकिन तुम लोगों को लगा हो कि वो घमंडी है। लगा नहीं माँ, सचमुच में ही घमंडी है। ये कहकर भिंडी अपने काम को करने लगती है और इधर हरी मिर्च भी गुस्से में अपने घर के अंदर चली जाती है। ओह, तुम्हारा मूड तो आज बहुत खराब है। लगता है तुम आज भी नाकामयाब रही हो सबसे दोस्ती करने में। यहाँ पर कोई ऐसा है ही नहीं जिससे दोस्ती की जाए। मैं ऐसी ही अच्छी हूँ। वो तो तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन बेटा मिलजुल कर रहने में ही अच्छा होता है। जब हम लोग मिलजुल कर रहते हैं तो हमारा स्वाद भी दोगुना हो जाता है। ओहो पिताजी, यहाँ पर कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। छोड़ो आप इन लोगों को। हरी मिर्च अभी अभी अपने परिवार के साथ सब्जी की नगरी में नई नई आई थी और आते ही उसने सभी को अपने खिलाफ कर लिया। कोई भी सब्जी उससे बात करना पसंद नहीं करती थी।
जब वो पार्क में खेलते तो हरी मिर्च कोने में खड़ी रहती, बाकी सब्जियां हंस हंस कर मिलजुल कर खेला करती। ये लोग कितना दिखावा करते हैं, सब लोग पूरा दिन हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और मुझे देखो, मैं यहाँ कोने में खड़ी हुई कितनी अच्छी लगती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा ही एक दिन था जब सारी सब्जियां खेल रही थी, अच्छी धूप हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। रोज रोज एक ही जगह पर खड़ी होकर हरी मिर्च उन सबको खेलते और बातें करते हुए देखा करती थी। अब वो इन सबको देखकर परेशान होने लगी, दुखी होने लगी। अब वो पहले की तरह अपनी तारीफ भी नहीं करती थी, और कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हरी मिर्च ने वहां आना ही छोड़ दिया। सारी सब्जियों का ध्यान भी इस तरफ चला गया। अरे तुम लोगों ने देखा, आजकल हरी मिर्च यहाँ नहीं आती है। लगता है उसका घमंड चूर चूर हो गया है। नहीं दोस्तों, ऐसे मत कहो। हम लोगों ने भी तो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया और उसे पहले से ही बुरा मान लिया। चलो, मान भी लिया कि वो खुद को तीखी और चटपटी बोलती है, लेकिन हम लोग उसे शांत भी तो करा सकते थे। क्या पता वो हमारी मीठी बातों से भी मीठा मीठा बोलने लगती। तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है उस पर, तो तुम जाकर उससे दोस्ती क्यों नहीं कर लेती? हाँ हाँ, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, मैं अभी जाकर उसे अपना दोस्त बना लेती हूँ। ये कहकर भिंडी हरी मिर्च के घर पर जाती है और दरवाजा बजाती है। उसके पिता दरवाजा खोलते हैं। क्या हरी मिर्च घर पर है? उसे कहो भिंडी आई है। हरी मिर्च के पिता हरी मिर्च को बताते हैं कि बाहर उससे मिलने के लिए एक भिंडी आई है। ये सुनकर हरी मिर्च बाहर आ जाती है। कैसी हो? क्या कोई काम है? नहीं, कोई काम तो नहीं है, लेकिन तुम आजकल पार्क नहीं आती, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैं तुम्हारा पता लेने आई हूँ। तुम ठीक हो ना? भिंडी इतने प्यार से पूछ रही थी कि हरी मिर्च की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया, और तुम फिर भी मुझसे इतनी प्यार से बातें कर रही हो। मेरा पता लेने आई हो। तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम्हें किसने कहा तुम बुरी हो? तुम भी बहुत अच्छी हो। चलो आओ हमारे साथ खेलने के लिए। क्या तुम्हारे दोस्त मुझे माफ कर पाएंगे? तभी बाकी सब्जियां भी वहां आ जाती हैं और हरी मिर्च से कहती हैं, हम सबको साथ मिलकर रहना चाहिए। भिंडी तुमसे दोस्ती करने आई है, तो हम सभी तुम्हारे दोस्त हैं। ये सुनकर हरी मिर्च बहुत खुश हो जाती है और वो भिंडी को गले लगा लेती है। तुम बहुत अच्छी हो, आज से मैं तुम्हारी दोस्त हुई। और मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ, चलो हम लोग पार्क में खेलने चलते हैं। ये सुनकर हरी मिर्च बहुत खुश हो जाती है और अपने पिताजी को बोलकर वो सबके साथ पार्क में खेलने आती है। आज हरी मिर्च को बड़ा अच्छा लग रहा था। आज वो कोने में नहीं खड़ी हुई थी, बाकी सब सब्जियों के साथ खेल कूद रही थी, और भिंडी वो तो उसकी खास दोस्त बन गई थी। अब दोनों हमेशा साथ रहती और खूब सारी बातें करती।